लोग का नया चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे ना। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वही था ना। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हेडिंग डाल लो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे बताओ। सर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अच्छा, एटॉमिक मॉडल्स हम स्टार्ट किए थे। एटॉमिक मॉडल में हम डिस्कस किए थे, सबसे पहला थॉमसन मॉडल डिस्कस किए थे। यस सर। यस सर। जिसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोला जाता है ना। यस सर। तो उसके फीचर्स देखे थे, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे वो देखे थे हम लोग। फिर उसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल देखे थे हम लोग, है ना। यस तो सर। उसका एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आया था वो भी हम लोग देखे थे, कंक्लूजन क्या क्या आया था वो भी लिखाए थे। और उन सभी कंक्लूजन के बेसिस पे वो कैसे एटॉमिक मॉडल फ्रेम किया था वो भी हो गया था, है ना। ये सारा चीज हो चुका है। यस सर। चलो, तो आज हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स क्या क्या है रदरफोर्ड मॉडल का, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल का भी एक ड्रॉबैक था जो जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद हम लोग बोर्स मॉडल एक नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, लिख लो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में एक ड्रॉबैक ये था, वो क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमते रहेगा, घूमेगा ना न्यूक्लियस के चारों बगल। जैसे मान लो ये एटम है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है याद है या नहीं तुम लोगों को। यस सर। रदरफोर्ड का ये, उसको हम लोग सोलर सिस्टम से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है 95% स्पेस जो है वो वेकेंट रहता है। मोस्टली जो न्यूक्लियस होगा वो बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में होगा। ठीक है, मतलब अगर ऐसे हम लोग एज्यूम करें जो भी मास कंसंट्रेटेड होगा एटम का वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। और एटॉमिक वॉल्यूम जो होगा उसके रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल। और इसमें जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये इस तरह से ऑर्बिट्स हैं इस एटम के चारों बगल, सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसको हम लोग शेल्स बोलते हैं, है ना, या फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं। इस तरह से पहला, दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ये शेल होते हैं। इन सभी सेल में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। और इन सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे ये इसमें रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो ये क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, ये बताओ। सर्कुलर पाथ पे ही तो यस घूमेगा सर। इलेक्ट्रॉन। और सर्कुलर पाथ पे अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल है या नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो हम लोग बोलते हैं वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन होता है उसमें। एक्सेलरेशन तुम लोग पढ़े हो फिजिक्स में, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या होता है। यस सर। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं ना। यस सर। यस सर। तो ये सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल घूमता है तो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो एक्सेलरेट करते करते वो क्या करता है, एनर्जी लूज करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी वो एमिट करते जाएगा, उससे एनर्जी बाहर निकलते जाएगा। तो अगर वो एनर्जी लूज करते जा रहा है तो उसका एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा। यस और नो। अगर एनर्जी उससे यस सर। बाहर, तो क्या होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करते करते इसको क्या होना चाहिए,
ये कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी लूज कर रहा है, तो लूज करते करते इसका पाथ जो हो जाना चाहिए ना, एनर्जी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जाते एक ऐसा टाइम होना चाहिए कि एक टाइम के बाद वो क्या होगा, एनर्जी लूज करते करते वो न्यूक्लियस से ही कोलाइड कर जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है? इसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि रदरफोर्ड बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज पार्टिकल है और वो घूमते रहेगा न्यूक्लियस के चारों बगल। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है ना सर्कुलर मोशन में, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक्सेलरेट होता है। तो एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और एनर्जी लूज करने पे क्या होना चाहिए था, एनर्जी लूज करते करते एक टाइम के बाद उसको किससे कोलाइड कर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस अंदर है ना, तो एक टाइम के बाद ये एनर्जी इतना कम हो जाता है कि वो न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाता है। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा, तो वो एटम स्टेबल हो पाएगा क्या, ये बताओ। नो सर। वो एटम एग्जिस्ट कर पाएगा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाता, तो एटम बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता और वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। समझ रहे हो बात? यस सर। तो अगर ऐसा केस होता तो कोई भी एटम तो फिर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा केस तो होता नहीं है, क्योंकि एटम्स तो स्टेबल होते हैं ना, एटम तो स्टेबल ही होते हैं। तो यस सर। एटम अगर स्टेबल है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो कोलिजन वाला केस है ये नहीं हो रहा होगा, तभी तो स्टेबल है ना। बोलो, ये कोलिजन अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से नहीं हो रहा होगा तभी तो स्टेबल है, नहीं तो कोई सारा एटम अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, तो इसी चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि रदरफोर्ड जो है एटम क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि इसके मॉडल के अकॉर्डिंग, या इसका जो एटॉमिक मॉडल था, या इसका जो थ्योरी था, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है और एटम फिर भी स्टेबल है। तो वो चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि क्यों एटम स्टेबल है। ठीक है, तो यही इसका ड्रॉबैक था। हम लोग लिख सकते हैं कि he explained, इसका ड्रॉबैक में he explained that the electrons in an atom revolve around the nucleus in well-defined circular orbits। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल्स moving in a circular orbit would experience acceleration। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए था, और इसके कारण क्या होना चाहिए था, थस the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus। समझ रहे हो बात? लूज करते करते उसको किससे कोलाइड करना कर जाना चाहिए था, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से। कोलाइड कर जाना चाहिए था, बट ये तो होता नहीं है। ठीक है, बट दिस कैनॉट टेक प्लेस as the atom would be unstable and matter
could not exist in any form। ठीक है, अगर ये स्टेबल अनस्टेबल हो जाता है एटम, तो अनस्टेबल हो जाता तो तब तो कोई भी एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई भी मैटर हमको दिखता ही नहीं जैसे दिखता है अभी, है ना। तो यही रदरफोर्ड Yes, का sir. ड्रॉबैक था कि एटम क्यों स्टेबल है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपल एक वर्ड में कि he could not explain, he could not explain the stability of atom। एटम क्यों स्टेबल हो रहा है, वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, एटम क्यों स्टेबल है उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदरफोर्ड। बात समझ में आ गया। तो इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये फेल हो गया। ठीक है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, ना बात समझ आ गया तुम लोग को, लिख लियो इसको। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था, सर लिख रहे हैं। लिखो जल्दी। हो गया, Yes, sir. लिख लिया सब लोग। Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। तब ये जो फेल हो गया, रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने के बाद फिर एक नया मॉडल आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स मॉडल। नील्स बोर नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि अपना एक अलग सा मॉडल बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ कुछ पॉस्टुलेट्स थे, मतलब थ्योरीज थे कुछ कुछ जो लिखाया था बोर्स एटॉमिक मॉडल। पॉस्टुलेट क्या क्या था, सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट्स में तो रिवॉल्व करेगा, लेकिन वो रिवॉल्व करते करते एनर्जी का एमिशन नहीं करता है। ठीक है, स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहा है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में घूमते घूमते वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा। समझ रहे हो, किसी भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो घूम रहा है, किसी भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है, तो ऑर्बिट में घूमते घूमते वो एनर्जी का एमिट नहीं करेगा, एनर्जी रेडिएंट एनर्जी वो एमिट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। Yes, sir. इसी में एक पॉइंट है कि हर एक ऑर्बिट का, ईच ऑर्बिट या शेल जो भी होते हैं, हैज ए डेफिनिट एनर्जी। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी जो होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, ईच ऑर्बिट हैज ए डेफिनिट एनर्जी
and is known as और हर एक ऑर्बिट फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है, मतलब न्यूक्लियस से जो ऑर्बिट का डिस्टेंस होगा ना वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, और उसका एनर्जी भी फिक्स होगा, इसलिए इसको स्टेशनरी एनर्जी शेल भी बोला जाता है, ठीक है। इसलिए डेफिनिट एनर्जी एंड इज नोन एज स्टेशनरी एनर्जी शेल, ठीक है। ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, हर एक ऑर्बिट का डिस्टेंस भी फिक्स होगा और उसका एनर्जी भी फिक्स होगा, इसलिए उस ऑर्बिट को जो है ना स्टेशनरी एनर्जी शेल बोला जाता है, ठीक है। स्टेशनरी एनर्जी शेल या फिर स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट, क्लियर है। सेकंड पॉइंट हो Yes, गया। sir. एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेसिग्नेटेड एज, ऑर्बिट का जो तुम लोग को नोटेशन बताए थे, के शेल एल शेल ये बताए थे ना, के एल एम एन शेल्स होते हैं। पहला वाला जो शेल होता है उसको के शेल बोलते हैं, दूसरा वाला को एल, तीसरा वाला एम और चौथा वाला एन, ये बताए थे या नहीं? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में, मतलब सबसे कम एनर्जी अगर उसका है, तो उसको हम लोग उसका ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इट इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में है तो उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। फोर्थ पोस्टुलेट है, एन इलेक्ट्रॉन emits और absorbs एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है या तो एनर्जी एमिट करेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब्स एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट या फिर वन एनर्जी लेवल टू अनदर, एक ऑर्बिट से अगर वो दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा होगा ना, ठीक है, तो जब भी वो ऑर्बिट जंप करेगा तो उस समय या तो वो एनर्जी एमिट करेगा या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सेम ऑर्बिट में वो घूमते हुए वो एनर्जी का लूज या गेन नहीं करेगा, लेकिन जब वो ऑर्बिट चेंज कर रहा होगा, या तो अपने हायर ऑर्बिट में जा रहा होगा या तो लोअर ऑर्बिट में जा रहा होगा, उस समय वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी को एमिट करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन इट जंप्स फ्रॉम a higher energy level, when it jumps from a higher energy level to lower energy level, जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो उस समय वो एमिट करता है एनर्जी, ठीक है, ये ध्यान रखना, इट एमिट्स एनर्जी। हायर से लोअर अगर आ रहा होगा वो, तो उस समय वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, while it absorbs energy when it jumps from lower energy level to higher, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? जब हाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना हायर एनर्जी लेवल से लोअर पे अगर आ रहा होगा, ऊपर वाले से अगर नीचे वाले पे आ रहा होगा, हायर से लोअर, तो उस समय वो एनर्जी एमिट करेगा, और अगर वो लोअर से हायर पे जंप कर रहा होगा, नीचे से अगर ऊपर जंप कर रहा होगा हायर शेल में,
तो उस समय वो एनर्जी क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। समझ में आ रहा है बात? यस और नो? Yes, sir. ये इसका बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, ये उसके पोस्टुलेट्स थे। ये जो भी एटॉमिक मॉडल दिया था इसके बेसिस पे ये पोस्टुलेट्स थे। लिख लियो सारा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हो गया ना? अब जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे ड्रॉ करें, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड जो पहला शेल होगा, ये न्यूक्लियस है। इस जैसे मान लो ये एटम है और एटम के सेंटर पे ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड ये जो पहला वाला शेल है, इसको बोला जाता है के शेल। उसके बाद दूसरा वाला जो शेल होगा, ये कौन सा शेल है? एल शेल। थर्ड वाला जो शेल होगा ये कौन सा है? M shell. एम शेल। और फोर्थ वाला जो शेल होगा ये कौन सा है? N shell. एन शेल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। फर्स्ट वाला जो शेल है ये वाला है के शेल। सेकंड वाला जो है ये है एल। थर्ड वाला जो है ये एम। और फोर्थ वाला जो शेल है ये एन शेल। ठीक है। और ये जो है पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस। अब इसमें ध्यान देना, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन अगर के शेल से जंप करना चाह रहा है एल शेल में, तो इसमें बताओ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा? ये बोलो। के से अगर एल में जंप कर रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी एमिट, क्या होगा? Sir, absorb करेगा. क्योंकि लोअर से या हायर में जा रहा है, तो लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर मान लो ये एम से के पे आ रहा होगा तो एम Emit शेल से, करेगा. हाँ, तो इस केस में ये एमिट्स करता है, एमिट्स एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बोला गया है कि लोअर से अगर हायर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर शेल से अगर लोअर शेल में जंप कर रहा होगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा। और सेम सेल में अगर घूम रहा होगा, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में ही घूमते जा रहा है, तो उस के शेल में अगर वो घूम रहा है तो उस समय वो ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा ना ही एनर्जी एमिट कर रहा होगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट तभी करेगा जब वो या तो हायर शेल में जंप कर रहा होगा या तो लोअर शेल में जंप कर रहा होगा। बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये है बोर्स का मॉडल। अब इसमें ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट्स या शेल्स। तो ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल्स। ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में अगर पूछा जाए ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ठीक है, जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, उसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिट्स आर एनर्जी शेल्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ठीक है। अब कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बताए थे तुम लोग को, बोर बरी रूल एक बताए थे। Yes, sir. बोर बरी रूल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक रूल होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लिख लेना, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in a shell, present in a shell is given by, is
गिवन बाय द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, दट इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, कि एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका फॉर्मूला होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 2n²। और n क्या है यहाँ पे, शेल नंबर है। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 की एक इसके लिए हो गया, के शेल के लिए। अब के शेल में तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो फॉर्मूला लगा दोगे 2n², n का वैल्यू 1 है, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। जैसे n यस इक्वल सर। टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 l शेल, तो l शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो 2n², 8 तो 2 8 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। इंटू 2, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब थर्ड वाले में तुमसे पूछा जाए n इक्वल टू 3, मतलब m शेल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, n का वैल्यू 3 पुट कर दो, 12 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18। ठीक है, और n इक्वल टू 4, n सेल में अगर तुमसे पूछा जाए, n सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, फॉर्मूला लगाओ, बताओ जल्दी। 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो किसी भी शेल में मैक्सिमम 32 तक ही जा सकता है, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम 32 तक जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि n इक्वल टू 5 में अलग हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दोगे, 25 इंटू 2, 50 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। मैक्सिमम कितने तक जा सकता है वो, 32 तक ही जा सकता 32 है। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहले वाले शेल में मैक्सिमम 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और फोर्थ वाले में 32। तो हम लोग जो रूल यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी जो बोरबरी रूल हम लोग पढ़े हैं वो 2 8 8 18 पढ़े हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ तुमको 8 वाला ही बताया गया है। मतलब थर्ड शेल में भी हम लोग बोले थे कि 8 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो ये अभी हम लोग सिर्फ 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, 20 एलिमेंट्स का। समझ रहे हो बात। अभी जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक यस सर। कॉन्फ़िगरेशन बताया तुमको वो क्या है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक का ही बताया है ना। तो ये जो 2 यस 8 सर। 18 वाला रूल है ना, ये 20 तक वैलिड है। ठीक है, 20 एटॉमिक नंबर तक ये 2 8 18 वाला रूल आ जाएगा। लेकिन इसके बाद 20 से जैसे ही आगे आएगा, उसके बाद हमारा जो है ये वाला रूल हम लोग वैलिड नहीं होता है। उसमें हम लोग एक अलग तरीका पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, वो 11th में पढ़ोगे, एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन उसको बोलते हैं। ये एसपीडीएफ वाला अभी नहीं पढ़ोगे, ये 11 क्लास 11th में पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, एसपीडीएफ वाला कॉन्फ़िगरेशन ये हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे समझना है। अभी जो हम लोग को पढ़ना है अपने सिलेबस में, मात्र 1 से 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। और वो कौन सा रूल फॉलो करोगे, 2 8 8 18 वाला रूल, जिसको कौन सा रूल बोला जाता है, बोर बरी रूल। बोरबरी रूल। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कैसे हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बता ही चुके हैं ऑलरेडी। यस यस और सर। नो। चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग वैलेंसी भी निकालना सीख गए हैं। वैलेंसी निकालना बताया है ना, किसी भी एलिमेंट का यस सर। वैलेंसी निकालना है तो वैलेंसी बता चुके हैं। वैलेंसी का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है ये लिख लो, वैलेंसी निकालना तो तुम लोग को सिखाई दिए हैं। ठीक है, वैलेंसी का डेफिनेशन लिख लो, द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी of the atoms or their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different elements, with atoms of the same or different elements, is known as valency, is known as valency of the atom। ठीक है,
ये वैलेंसी का प्रॉपर डेफिनेशन होता है कि किसी भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, वो या तो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा या डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? तो कितने वो Yes, sir. एलिमेंट के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। या तो वो सेम टाइप के एटम के साथ कंबाइन कर सकता है या डिफरेंट एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर सकता है। तो हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी को उसका वैलेंसी बोलते हैं। और कैसे हम लोग वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, वो ऑलरेडी तुम लोग को बता चुके हैं कि जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो या कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, उसी के बेसिस पे वैलेंसी डिसाइड होता है ना। Yes, sir. तो ऑलरेडी तुम लोग को निकालना बताया है प्रीवियस चैप्टर में, वो Yes, sir. फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है। No, sir. नोबल गैसेस का वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी ऑफ नोबल गैसेस 0. जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उनको किसी के साथ कंबाइन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। नोबल गैसेस तो खुद में स्टेबल होता है ना, अगर वो Yes, खुद sir. में स्टेबल है तो किसी के साथ कंबाइन करने का जरूरत है क्या उसको? No, बोलो। sir. नहीं, इसलिए बोलते हैं नोबल गैसेस जो होता है वो खुद में स्टेबल है। तो इस चैप्टर में यही सब है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर किसको बोलते हैं, ये सारा चीज हो चुका है तुम लोगों का। Yes, sir. एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका है, इसको जेड से डिनोट करते हैं हम लोग, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। उसके बाद मास नंबर भी तुम लोग को बता चुके हैं, मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ए से। बताया है ना, मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ Electrons. Neutron. इलेक्ट्रॉन्स। Neutrons. मतलब एक एक दिन में भूल जाते हो तुम लोग, प्रीवियस क्लास में ये सब बताएं, प्रीवियस चैप्टर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है ना। Yes, sir. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और इसको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये सारा चीज डिस्कस किए हुए हैं। एलिमेंट को लिखने Yes, का sir. टेंडेंसी तुम लोग को बता चुके हैं, जैसे मैग्नीशियम है, ये 12 और 24। ये 12 इसका क्या डिनोट कर रहा है, एटॉमिक नंबर डिनोट कर रहा है। Atomic number. और 24 ये इसका क्या डिनोट करेगा, ये इसका मास नंबर डिनोट कर रहा है। और mg क्या है, उस एलिमेंट का सिंबल हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम के लिए है ये, बता चुके हैं ये सारा चीज। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद जैसे इसमें और भी देखोगे, इस चैप्टर में देखोगे आइसोटोप्स मिलेगा तुमको, एंड आइसोबार्स, ये सब भी तुम लोग को बता चुके हैं, आइसोटोप्स Yes, और sir. आइसोबार्स बताए हैं, डेफिनेशन भी लिखा है तुम लोगों को। Yes, आइसोटोप्स sir. में आइसोटोप्स में क्या होता है बताओ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट Mass number. मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स का बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप होता है ना 6 और 12, Yes, sir. 6 और 14। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है 1,1, 1,2, 1,3। ये सारे आइसोटोप्स के एग्जांपल हो गए। क्लोरीन का होता है 1735, 1737, होता है ना। Yes, sir. ये सारे आइसोटोप्स हो गए। आइसोबार्स किसको बोलते हैं, ये बताओ। Atoms having same mass number. डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम Mass number. मास नंबर।
डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इसमें एग्जांपल दे सकते हो आइसोबार्स का? सर Ca और Ar। सी ए कैल्शियम का 20 और 40 होता है, इसी तरह ए आर का 18 और 40। 40। कार्बन का होता है 6,14, नाइट्रोजन का भी होता है 7,14। 7,14। ठीक है, ये सारे यस आइसोबार्स हो सर। गए। यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पूछा जाता है, हाइड्रोजन का नाम याद रखना, 1,1 वाले को बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, 1,2 वाले को बोला जाता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और 1,3 वाले आइसोटोप का नेम क्या है? ट्राइटियम। ठीक है, ये ध्यान रखो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप का नाम है। कोई दिक्कत ये सब में? नो सर। नो सर। सब ऑलरेडी तुम लोग को बताए हुए हैं। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया। फिर जैसे मान लो हम लोग, जैसे मान लो एक एलिमेंट का जो है आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे तुमको उनका एटॉमिक मास अगर बोला जाएगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का तो दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, 35 वाला भी, 37 वाला भी। तो इसका अगर तुमको मास नंबर पूछा जाए, मास लिखने पूछा जाए, तो इसका मास क्या लिखोगे? 35 लिखोगे या 37 लिखोगे? तो कैसे हम लोग निकालते हैं इसका? हम लोग एवरेज मास निकालते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स। आइसोटोपिक एलिमेंट्स का हम लोग मास नंबर कैसे निकालेंगे, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कार्बन का है। कार्बन का दो आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कार्बन का एक जो C12 वाला आइसोटोप है, इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है ये 98% है। और कार्बन का एक 13 वाला भी आइसोटोप होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है नेचर में 2% एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है एग्जाम्पल। कार्बन का 12 वाला आइसोटोप नेचर में कितना पाया जा रहा है? 98%। 98%। और कार्बन का 13 वाला आइसोटोप नेचर में कितना पाया जा रहा है? 2%। 2%। तो यहाँ पे तुमसे अगर पूछा जाए कि कार्बन का हम लोग एवरेज मास कितना लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना लोगे, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये तरीका, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो कौन सा आइसोटोप लेंगे, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालते हैं। जैसे कार्बन का 12 वाला आइसोटोप है, तो 12 वाले का परसेंटेज कितना है? 98%। 12 इंटू 98 प्लस 13 वाले का परसेंटेज कितना है? 2%। 2%। इन दोनों का सम लेके हम लोग टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल परसेंटेज कितना है? 98 प्लस 2, 100। 100, तो बाय 100 जो भी आएगा ये एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा कार्बन का। तो ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 12 इंटू 98 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी। 1176। 1176। और 13 इंटू 2, 26 26। डिवाइडेड बाय 100 AMU कितना हो जाएगा देखो। 12,002 हो गया बाय 100, ये हो जाएगा ना? यस और नो? यस सर। ये बाय 100 करोगे तो ये कितना आ गया? 12.02 AMU। तो कार्बन का जो एवरेज मास हमको लेना है वो कितना लेना है? 12.02 AMU। ठीक है, आइसोटोपिक एलिमेंट्स के केस में अगर हमको मास लेना पड़ता है तो हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। मतलब जो भी आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं
उनका परसेंटेज अगर हमको दिया हुआ है तो उस परसेंटेज के हेल्प से हम लोग उसका एवरेज निकाल लेते हैं और वही एवरेज वाला वैल्यू हम लोग यूज करते हैं सारे जगह पे। समझ रहे हो बात? Yes, sir. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के भी दो आइसोटोप पाए जाते हैं। तो नेचर में क्लोरीन का जो है 1735, इसका परसेंटेज 75% होता है। और क्लोरीन 37 वाला जो परसेंटेज है ना, ये 37 आइसोटोप, इसका परसेंटेज है नेचर में 25%। तो जब भी देखोगे क्लोरीन का, अगर हमको एवरेज मास लेना है, एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना लेंगे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, वही तरीका यूज करोगे, Cl क्या आएगा, 35 वाले का परसेंटेज कितना है, 75. 35 इंटू 75 प्लस 37 वाले का परसेंटेज कितना है, 25. 25। दोनों का सम कर दिया और बाय क्या कर देंगे, 100। ये फाइंड आउट करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके बताओ 100 से। 35.5. आ गया 35.5। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ये 35.5 AMU। तो जब भी हम लोग क्लोरीन का जो एटॉमिक मास लेते हैं ना, तो ये एटॉमिक मास देखोगे क्लोरीन का हम लोग 35.5 ही यूज करते हैं। जब भी हम लोग मास भी निकालेंगे क्लोरीन का, फॉर्मूले से भी जब यूज करेंगे हम लोग, तो उसमें 35.5 ही लिया जाता है। ठीक है, और ये 35.5 एक्चुअली में आया कहाँ से है, वो एवरेज एटॉमिक मास है। उसका जो दो आइसोटोप होता है ना, उस दोनों आइसोटोप के यूज से हम लोग क्या किए हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. कर लोगे अब तुम लोग? Yes, sir. चलो, जैसे एक क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बताओ तुम। क्वेश्चन है, द एवरेज एटॉमिक मास of a sample of an element X is 16.2 AMU। ठीक है, तुमसे पूछा गया है what are the percentages, what are the percentages of isotopes X 816 and X 818 in the sample। तो उसके सैंपल में इन दोनों का परसेंटेज क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ 16.2 है, इन दोनों का परसेंटेज पूछा गया, बताओ तो। कर लोगे, यस और नो? हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है। ट्राई करो।
हो गया? बोलो। Yes, sir. क्या क्या आया दोनों का परसेंटेज? सर फर्स्ट वाले का 90%, सेकंड वाले का 10%। 16 वाले का 90% यस सर। और 18 वाले का 10%। चलो ठीक है, हम लोग यस देखते हैं। दो ही आइसोटोप है ना, एक है 816, तो इसका हम लोग मान लेते हैं x% है, और दूसरा आइसोटोप है 818। तो ये दोनों मिला के तो 100% होगा। बोलो, ये दोनों मिला के क्या होगा? 100% होगा ना, दोनों का सम मिला के। यस सर। एक को अगर x माने हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? 100 माइनस x% होगा, क्योंकि हमको पता है ये दोनों का सम जब भी करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल आएगा, क्योंकि दो ही आइसोटोप्स हैं, तो दोनों का सम मिला के 100 आना चाहिए ना। यस यस सर। सर। तो एक को अगर x माने तो दूसरा 100 माइनस x हो जाएगा। अब हमको पता है इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 16.2 AMU, तो वो कैसे हम लोग निकालते हैं? ये 16 इंटू एक्स, 16 वाले का परसेंटेज है x, और 18 वाले का परसेंटेज कितना है? 100 माइनस एक्स। ऐसे ही करते हैं हम लोग, इन दोनों का यस सर। सम करते हैं और डिवाइड कैसे कर देते हैं? 100। 100 से। अब ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, ये इक्वेशन 100 से इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1620 हो जाएगा। यस बोलो। सर। और इधर क्या होगा? 16x प्लस 1800 माइनस 18x। तो इधर हो गया 2x इक्वल टू 1800 माइनस 1620, 180 हो गया। बोलो, तो x का वैल्यू यस क्या सर। हो गया? 90। 90। तो मतलब जो 16 वाला है इसका परसेंटेज हो गया 90%, और जो 18 वाला है 8 इंटू इसका हो गया 100 माइनस एक्स करोगे तो 100 माइनस 90 ये हो गया 10। 10%। हो गया हमारा आंसर। आसान था ना? यस सर। देख लो, कोई डाउट है इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में? बोलो। नो सर। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स दिए गए हैं। एक है ब्रोमीन का 35, 79, इसका परसेंटेज दिया गया है 49.7%, और एक है ब्रोमीन का 35, 81, इसका परसेंटेज दिया गया 50.3%। तुमको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन क्या होगा। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, चलो फाइंड आउट करो।
सर 80.006 AMU आया। Yes, sir. कितना आया? 80.006 AMU। 80.006। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 79 है, इसका परसेंटेज कितना है 49.7, और प्लस 81 है, इसका परसेंटेज कितना है 50.3, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग 100 से। यही कर रहे हो ना? यस Yes, सर। sir. 80.006 6. यही हो गया आंसर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है? अब इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे आसानी से? Yes, यस sir. सर। चलो, तो एनसीईआरटी से तुम लोग एटलीस्ट इसको पढ़ाना, ठीक है? ये चैप्टर एप्लीकेशंस वहां पे देखना दिया हुआ है, आइसोटोप्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एनसीईआरटी में देखोगे एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप लिखा हुआ है ना? यस बुक सर। बुक देखे हो? यस सर। तो उसमें एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप दिया गया है, उसमें उसको पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ आइसोटोप का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओके क्लास सर। में ऐसे एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग मार लेना, इसमें तुम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेना, उसके बाद एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ ही लेना, ठीक है? वो याद कर लेना, वो पूछा जाता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स या यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कहाँ पे होता है, ये पढ़ना है तुम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसमें सिर्फ बचा हुआ है हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी वो एक्चुअली तुम्हारे एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें हम लोग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हम लोग देखेंगे, जे थॉमसन कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था और प्रोटॉन का डिस्कवरी, ठीक है? वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है? ओके सर। चलो, यस तो सर। आज Yes, आज sir. देख आज जितना बताएं इसमें से कोई डाउट है किसी को? तो किसी को कुछ पूछना है तो देख लो एक बार। नो सर। सारे एटॉमिक मॉडल हम लोग डिस्कस कर ही लिए, ठीक है? अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग। सर न्यूट्रॉन कैसे फाइंड हुआ था?
न्यूट्रॉन का डिस्कवरी भी हुआ था बॉम्बार्डमेंट करके, वो एक्चुअली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो डिटेल में डिस्कस नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ओके का हम सर। लोग पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का अपने सिलेबस से वो बाहर है। न्यूट्रॉन का इनफैक्ट 11th में भी नहीं बताया जाता है, और वो जो आगे जाओगे हायर क्लासेस में तब वहां पर होता है। ओके सर। चलो ठीक है, इतना लिख लियो ना तुम लोग। यस सर। ठीक है फिर, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके सर।